जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। क्योंकि अब जुल्म बढ़ने वाला है। अब मान के चलिए, मुझ पर भी बढ़ने वाला है, आप सब पर भी बढ़ने वाला है। रामपुर में सरासर बेईमानी हुई है। मुझे याद है जिस दिन जनसभा हमारी और आदरणीय आजम साहब की थी, जगह जगह पुलिस ने रोका लोगों को, प्रशासन पूरी ताकत झोंके हुआ था कि रामपुर में कैसे हार दिलाई जाए समाजवादी पार्टी की। और तमाम वीडियो हैं, तमाम लोग जो पिटे, तमाम लोग जो अपमानित हुए, तमाम लोग जो चोट खाए हैं, वो वीडियोस अवेलेबल हैं। उसके बाद भी इलेक्शन कमीशन को जो निर्णय लेना चाहिए था वो नहीं निर्णय लिया। मैं समझता हूँ ये इलेक्शन कमीशन के लिए दुखद बात है। मैं आज चुनाव आयोग का भी अभिनंदन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। और ये चुनाव के दरमियान एक बहुत बड़ी बात जिसकी चर्चा होनी चाहिए थी, जहां तक मेरी जानकारी है, एक भी पोलिंग बूथ में रीपोलिंग करवाने की नौबत नहीं आई है। और इसके लिए भी चुनाव आयोग अभिनंदन का अधिकारी है। हिमाचल प्रदेश में मुसलमानों की आबादी तकरीबन 1.5 लाख है, यानी टोटल आबादी में सिर्फ 2% ही मुसलमान हैं। अब बीजेपी वाले वहां के हिंदुओं को किससे डराते? तो नतीजा ये रहा कि बेचारे हार गए। सोचिए, देश के गद्दारों को फला फला करो सालों को। फेम वाले मोदी के मंत्री अनुराग ठाकुर, जो दिल्ली में हिंदुओं से मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलवा रहे थे, अपने ही शहर हमीरपुर की सभी विधानसभा सीटें हार गए हैं। तो आपको बता दूं कि बीजेपी के इस गालीबाज मंत्री के होम टाउन में 5 सीटें हैं और सभी 5 सीटों पर बीजेपी बुरी तरह से हार गई है। अनुराग ठाकुर अपना बूथ भी नहीं बचा सके। हकीकत में ऐसी फर्जी लहर है बीजेपी की। लेकिन सियासी तमाशा यह है कि अपना गढ़ गुजरात बचाकर जश्न मना रहे हैं ताकि जनता ये ना महसूस करे कि वो 3 में से 2 जगह हार गए हैं। वहीं भोपू मीडिया, उसने अपनी तमाशेबाजी रिपोर्टिंग और फर्जी एनालिसिस में मोदी की इस हार को एक रिकॉर्ड जीत के नीचे छुपा दिया है। चुनाव में बीजेपी कहती है कि उम्मीदवार कौन है ये मत देखिए, मोदी जी को वोट दीजिए। गुजरात में मोदी रिकॉर्ड वोटों से जीते, लेकिन हारे कहां इस पर सन्नाटा है। खैर, मैं बता दूं कि वो हिमाचल हार गए हैं जहां उनकी सरकार थी और वहां की आवाम से नरेंद्र मोदी खुद बोलकर आए थे कि आपको दिल्ली में बैठे बेटे को जिताना है। मोदी दिल्ली एमसीडी हारे जहां 15 साल से उनकी पार्टी सत्ता में थी। वो राजस्थान बाई इलेक्शंस भी हारे, छत्तीसगढ़ बाई इलेक्शन हारे, मैनपुरी लोकसभा सीट हारे, खतौली बाई इलेक्शन हारे, उड़ीसा बाई इलेक्शन हारे। तो दोस्तों, पिछले 8 सालों में नरेंद्र मोदी ने तकरीबन 700 रैलियां और रोड शो करे हैं। इन सब में 3 बार बीजेपी दिल्ली हारी है, तमिलनाडु हारी है, आंध्रा हारी है, केरला हारी, महाराष्ट्र हारी, राजस्थान हारी, एमपी हारी, बंगाल हारी, पंजाब हारी, तेलंगाना हारी। लेकिन सियासी तमाशा ये है कि बस गुजरात के सहारे ये दिखाना चाहते हैं कि हम जीत रहे हैं। नरेंद्र मोदी गोवा भी हारे, मणिपुर हारे और अरुणाचल प्रदेश में भी हारे। बाद में हॉर्स ट्रेडिंग करके कई जगहों पर सरकार बनाई। लेकिन साहब चाहते हैं कि इनकी हार छुपी रहे ताकि लोगों तक इस हार का पैगाम ना पहुंचे। शर्म को भी शर्मिंदा करने वाले ही 3 में से 2 जगहों पर हार का सामना करके खुशी का तमाशा दिखा सकते हैं। वैसे एक तरह से देखा जाए तो सबको कुछ न कुछ हासिल हुआ, मगर गवाया सिर्फ बीजेपी यानी नरेंद्र मोदी ने। दूसरी सबसे बड़ी हकीकत यह है कि नरेंद्र मोदी के लिए मोदी से अच्छा भोपू मीडिया चुनाव लड़ा है। वहीं अगर दूसरे एंगल से देखें तो हिमाचल प्रदेश, गुजरात और दिल्ली के एमसीडी चुनाव के नतीजों का
एक बड़ा पैगाम सामने ये है कि इन नतीजों ने तीन मेन पार्टियों को सब्र करने के लिए कुछ ना कुछ दिया है। गुजरात में बीजेपी ने रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल करी है, हिमाचल में कांग्रेस ने सत्ता में वापसी करी है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को एमसीडी से बाहर का रास्ता दिखाया है। अब कहा जा रहा है कि गुजरात में बीजेपी नहीं जीती बल्कि बिल्किस बानो हारी हैं। 2002 नरसंहार के गुनहगार जीते हैं। मोरबी पुल हादसे में मारे गए 140 बेकसूरों के परिवार हारे हैं। ये सब बेकार की बातें हैं। छोड़िए इन फिजूल दलीलों को कि गुजरात में एंटी इनकम्बेंसी थी ही नहीं। अगर नहीं होती तो खुद इलेक्शन कमीशन को बेशर्मी से आगे आकर तकरीबन 1000 ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज का तबादला नहीं करवाना पड़ता। अगर एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती तो 21 सितंबर 2021 को गुजरात सरकार की पूरी कैबिनेट नहीं बदलनी पड़ती और दिल्ली से रिमोट के जरिए भूपेंद्र सरकार नहीं चलानी पड़ती। दरअसल फर्क यह है कि अहमद पटेल की मौत के बाद कांग्रेस गुजरात में जमीन पर खड़ी ही नहीं हो पाई, क्योंकि हिमाचल प्रदेश ने यह साबित कर दिया है कि जनता को ऑप्शन चाहिए जो देना ही पड़ेगा। खैर, हिमाचल प्रदेश की जीत को इसी तौर पर देखना चाहिए। आगे एमपी, राजस्थान, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ की चुनावी जंग है। दोस्तों, 2023 में कई स्टेट्स के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव की वजह से आने वाला 1.5 साल बेहद मुल्क की डेमोक्रेसी के लिए अहम है। जहां तक 2024 का सवाल है तो इन नतीजों से बहुत ठोस तौर पर यह पता नहीं चलता है कि अगले आम चुनाव में क्या होगा, लेकिन गुजरात में जो नतीजे आए हैं उनसे बीजेपी एक पार्टी के तौर पर फिर से मजबूत हुई है। हिंदुत्व हमेशा ही गुजरात में अहम किरदार निभाता रहा है और इस मामले में कांग्रेस बीजेपी की बराबरी नहीं कर सकती है। इस बार भी गुजरात में हिंदुत्व का मुद्दा मेन था। आफ्ताब के मामले को भी मुद्दा बनाया गया और यह बताने की कोशिश करी गई कि गुजरात में लड़कियां सेफ हैं। गुजरात के नतीजे इतने बड़े होने की एक वजह यह भी है कि कांग्रेस ने एक तरह से बीजेपी को वॉक ओवर दिया है। कांग्रेस ने खामोशी से चुनाव लड़ने की रणनीति अपनाई जो बहुत बुरी तरह से नाकाम रही है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव और उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। दिल्ली में बीजेपी के नेशनल पोस्ट होल्डर्स की 2 दिन की बैठक हो रही है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एड्रेस किया है। साल 2023 भारतीय चुनावी राजनीति के लिहाज से बेहद अहम रहेगा, क्योंकि इस साल 10 स्टेट्स में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इन स्टेट्स में कर्नाटक, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना वगैरह शामिल हैं। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां कांग्रेस सड़क पर नहीं खड़ी है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई जोश नहीं है। राजस्थान में कांग्रेस 2 गुटों में बटी हुई है। सिवाय छत्तीसगढ़ के गैर बीजेपी ऑप्शन कहीं आंदोलन के रास्ते पर नहीं दिख रहा है। हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सुक्खू और मुकेश अग्निहोत्री की तरह ना कोई जुझारू नेता है और ना ही प्रतिभा सिंह के जैसी कोई रानी साहिबा के तौर पर कद्दावर चेहरा। अंदर की खबर के मुताबिक आम आदमी पार्टी अब मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में भी उतरने जा रही है। तो दोस्तों, एक सियासी हकीकत गुजरात के सिलसिले में और जान ले। दरअसल गुजरात में सूरत के हीरा कारोबारियों से लेकर तंबाकू प्रोडक्शन और समूचे आदिवासी बेल्ट में काफी नाराजगी थी। महंगाई और करप्शन भी बड़ा मुद्दा था, लेकिन दिल में घुसाई गई नफरत ने सब कुछ भुला दिया। अब कर्नाटक इस नफरत की नई लेबोरेटरी है और मध्य प्रदेश भी उसी नफरत के रास्ते पर चल निकला है। दोस्तों, हकीकत में गुजरात चुनाव में आए इन नतीजों की उम्मीद हर गुजराती को थी। 60% का वोटिंग प्रतिशत उस नाउम्मीदी को साफ साफ दिखाता है कि कांग्रेस कोई ऑप्शन खड़ा नहीं कर पाई और तमाम लोग फिसलकर आम आदमी पार्टी के पाले में चले गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह नहीं सकते, वरना कह भी देते कि थैंक यू कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, आप दोनों ने ऑपोजिशन को बांट कर हमारी जीत की उम्मीद काफी बड़ी कर दी। दूसरी तरफ गुजरात की सत्ता हासिल करने की बीजेपी की इस रणनीति के आगे
नौकरशाही और तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस उनके सामने बिछे हुए थे। कहीं रेजिस्टेंट यानी रुकावट देखने को ही नहीं मिली। जब दूसरे फेज में खुद प्रधानमंत्री तमाम नियम और कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए पैदल रोड शो कर रहे थे, तब भी कोई खास रेजिस्टेंस नहीं दिखा। दरअसल जीत अगर आदत ना बने तो हार का अफसोस भी नहीं होता है। बीजेपी की ऑपोजिशन पार्टीज के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही है। खैर, बीजेपी की कोशिश अब साउथ इंडिया में मजबूती से कदम बढ़ाने की है। कर्नाटक में उसकी सरकार है और तेलंगाना में सरकार बनाने की वो पूरी कोशिश कर रही है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी वो पैर पसारने में जुटी हुई है। बीजेपी अपने कई मंत्रियों को अलग अलग स्टेट्स में जिम्मेदारी सौंप चुकी है। याद दिलाना होगा कि कुछ महीने पहले ही बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा, होम मिनिस्टर अमित शाह ने पार्टी के तमाम पोस्ट होल्डर्स, मोदी सरकार के मंत्रियों के साथ 2024 के चुनाव को लेकर लंबी चर्चा करी थी और 144 ऐसी लोकसभा सीटों की पहचान करी थी जहां उसे 2019 में हार मिली थी। इन सभी सीटों पर मोदी सरकार के मंत्री चुनावी मकसद के तहत जा रहे हैं और कार्यकर्ताओं को चुनाव की तैयारियों में जुटने के लिए एकजुट कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऑपोजिशन के पाले में आने के साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भी तेजी आ गई है। एनडीए का साथ छोड़ने के बाद नीतीश कुमार राहुल गांधी समेत तमाम ऑपोजिशन पार्टीज के तमाम नेताओं से मिलने दिल्ली पहुंचे थे। ऑपोजिशन के सभी दलों को एक मंच पर लाने की जो कोशिश नीतीश कुमार से लेकर ममता बनर्जी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव कर रहे हैं, उस सूरत में अगर सभी ऑपोजिशन दल एक मजबूत फ्रंट बनाते हैं तो 2024 में चुनावी लड़ाई जोरदार हो सकती है। वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी बीजेपी काफी अलर्ट है। केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र समेत दूसरे स्टेट्स में इस यात्रा में काफी भीड़ दिखाई दी थी। राहुल गांधी बेरोजगारी, महंगाई के साथ ही औरतों से जुड़े क्राइम्स, किसानों से जुड़े तमाम मुद्दों को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार को जमकर घेर रहे हैं। ऐसे में मोदी सरकार और बीजेपी का ऑर्गेनाइजेशन तमाम चुनौतियों पर पैनी नजर रख रहा है। यकीनन बीजेपी इस बात को जानती है कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ठोस कदम उठाने के साथ ही बेरोजगारी को एक बड़ा मुद्दा बनने से रोकना होगा। बीजेपी ने साल 2014 के लोकसभा चुनाव के कैंपेन के दौरान हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन ऑपोजिशन पार्टी का कहना है कि मोदी की हुकूमत के दौरान बेरोजगारी चरम पर है। इसे देखते ही प्रधानमंत्री ऑफिस ने इस साल जून में कहा था कि अगले 1.5 साल में सरकार 10 लाख नौकरियां देगी और हाल ही में युवाओं को सरकारी नौकरियों के अपॉइंटमेंट लेटर्स भी दिए गए हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव का वक्त जैसे जैसे नजदीक आएगा, ऑपोजिशन के साथ ही बीजेपी भी अपनी तैयारियों को और तेज कर देगी। एक तरफ जनता से जुड़े तमाम मुद्दों पर मोदी सरकार फोकस करेगी, तो दूसरी तरफ ऑपोजिशन जनता की रियल प्रॉब्लम्स को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा करेगा। ऐसे में 2024 का चुनावी मुकाबला बेहद जोरदार होने की पूरी उम्मीद है और अगर ऑपोजिशन पार्टीज का एक मजबूत फ्रंट बना तो इससे बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। वहीं ज्यादातर जानकारों का मानना है कि बीजेपी 2024 के इलेक्शंस को गुजरात के सियासी फॉर्मूले पर लड़ेगी, मतलब वही हिंदू मुसलमान का कार्ड। गुजरात चुनाव के दौरान बीजेपी ने हिंदुत्व की अपनी रणनीति पर जोर दिया। बीजेपी के स्टार खिलाड़ियों के निशाने पर मुसलमान ही रहे। वहीं कुछ जानकार मानते हैं कि बीजेपी हिंदुत्व की अपनी आइडियोलॉजी को पेश तो करती है, लेकिन सिर्फ हिंदुत्व के नाम पर ही वोट नहीं मांगती है, बल्कि अपने मुद्दों के जरिए भी वो लोगों को अपनी तरफ खींच रही है। जानकारों का मानना है कि बीजेपी सिर्फ हिंदुत्व की रणनीति पर चुनाव नहीं लड़ रही है, बीजेपी बिजली, पानी जैसे मुद्दे भी उठा रही है। सबसे ज्यादा कामयाब वही स्कीम्स हैं जो इन मुद्दों के इर्द गिर्द घूमती हैं। एक बेनिफिट हासिल करने वाला वर्ग है जो बीजेपी के साथ कनेक्टेड महसूस करता है। वहीं कश्मीर से 370 हटाना और अयोध्या मुद्दे का मेजॉरिटी कम्युनिटी के हक में सुलझाने के चलते नरेंद्र मोदी को हिंदुत्ववादी अब सावरकर से भी बड़ा मानने लगे हैं। वो अटल बिहारी वाजपेयी से भी बहुत आगे निकल गए हैं।
आज उनका अपना कद बहुत बड़ा है, उनका अपना फैन बेस बहुत बड़ा है और होता ही जा रहा है। बीजेपी ऐसे में 2024 का चुनाव भी मोदी के नाम पर ही लड़ेगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/Dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @the rate of Arshi Aziz Khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।